हेलो मेरे प्यारे इंटरमीडिएट के छात्रों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वैद्युत स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में बन सकते हैं उनको हम इस मॉडल पेपर में इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप इस मॉडल पेपर को प्रैक्टिस करिए और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आप नोट भी करते जाइए। कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, जब भी सैम्पल पेपर सॉल्व करें कॉपी और पेन लेकर बैठें। ठीक है, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक बार सारे लोग जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ एक बार शेयर कर लीजिए। जो भी इंटरमीडिएट के छात्र हों, जिनका भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, उनके साथ एक बार इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा संबंध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव की प्रवणता के बीच के संबंध को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है E बराबर माइनस 2 डेल एक्स अपान डेल भी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है E बराबर माइनस डेल एक्स अपान डेल भी। और तीसरा दे रखा है E इक्वल टू माइनस डेल भी अपान डेल एक्स। और चौथा ऑप्शन दे रखा है E बराबर माइनस डेल एक्स इंटू डेल भी। तो बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संबंध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव की प्रवणता के बीच के संबंध को दर्शाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। E बराबर माइनस डेल्टा भी अपन डेल्टा एक्स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। बताइए वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। आपको वैद्युत विभव का मात्रक बताना है, सबको पता होगा क्या होता है। जूल प्रति कूलाम। क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। पहला वाला ही ऑप्शन सही है। अब देखिए 2011 में पूछा था, 14 में भी पूछा है और 2020 में भी पूछा है। ठीक है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, देखिए चित्र दिया है ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता बतानी है। ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता बताइए कितना हो जाएगा। पहला ऑप्शन 12 माइक्रोफैरड, दूसरा 6 माइक्रोफैरड, तीसरा 4 माइक्रोफैरड, चौथा 3 माइक्रोफैरड। बताइए। तो इसको हल कर लीजिए। पहला वाला लगा दीजिए। देखिए पहला सॉल्व करेंगे तो 1/C1 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 ऐसे जिजाइट हो। तो देखिए आपको पहला क्या है 3 और फिर 3 फिर 3, तो 1/3 1/3 1/3 कितना हो जाएगा। हर समान है तो 3/3 1 माइक्रोफैरड इधर से हो गया। ठीक है, अब इधर से देखिए फिर पैरेलल बन जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो C बराबर क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट डॉट। तो जोड़ दो एक इसका और ये 3 माइक्रोफैरड ये वाला। ठीक, जब यहाँ से लेके चले थे एक आया और 1 और 3 कितना हो जाएगा। जब C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे तो 3 और 1 4 माइक्रोफैरड। कहाँ है इसमें कौन सा ऑप्शन है। देखिए तीसरा वाला ऑप्शन दे रखा है 4 माइक्रोफैरड, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 1 फैरड विद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 1 फैरड विद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात करने का फार्मूला आपके सामने ही लिखा है। ठीक, तो माना चालक की त्रिज्या A है, चालक की त्रिज्या A और गोली चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/,
9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ए बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 मीटर। ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। ये भी देखिए 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो उत्तर आपके सामने ही है कि विभव प्रवणता किसी वैद्युत क्षेत्र से दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, पता चल गया। ये अक्सर ऐसा क्वेश्चन जो है कि बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काफी अच्छा प्रश्न दिया है। चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें संचित ऊर्जा ज्ञात करिए, निकालिए कुल संचित ऊर्जा कितना हो जाएगा। चित्र आपके सामने है, कॉपी और पेन लेके बैठा करिए। जब भी सैंपल पेपर सॉल्व करें आप लोग तो कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए। ये कोई फिल्म नहीं चल रहा है, ठीक है, कि फिल्म देख रहे हैं मोबाइल हाथ में लेकर। कॉपी पेन उठाइए और सॉल्व करिए, और इसके बाद तो हम सॉल्व ही करेंगे, आप लोग नहीं करेंगे तो। लेकिन एक बार प्रयास करिए, क्योंकि ये सैंपल पेपर है, जिसको मॉडल पेपर आप लोग कहते हैं। हल करिए आप लोग। देखिए संचित ऊर्जा क्या होता है, फार्मूला पता है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा, किसी संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है वो होता है U बराबर 1/2 हाफ C और V स्क्वायर। ठीक है, संचित ऊर्जा कितना होता है, हाफ C V स्क्वायर। अब V आपके पास है नहीं तो V पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, V निकालेंगे यहाँ से, और क्या निकालेंगे, और C निकालेंगे। ठीक है, पहले C निकाल लीजिए, फिर V निकाल लीजिए। V निकालिए यहाँ से, तो V बराबर क्या हो जाता है, V बराबर होता है I इंटू R। V बराबर क्या होता है, I R। और इसमें I देखो दे रखा है ना, कितना दिया है, 2 एम्पियर। ठीक है, और इसका प्रतिरोध निकाल लीजिए। प्रतिरोध आपके सामने है, निकाल सकते हैं एकदम आराम से, सब सीरीज में है। 3 2 5 और 5 इन सीरीज में है 10। तो प्रतिरोध कितना आ गया, 10। और धारा कितना है, 2 एम्पियर। कितना है, 2 एम्पियर। तो V कितना हो जाएगा, 2 गुणे और 5 दूनी मतलब 20। कितना आ गया, 20 वोल्ट। विभव क्या आ गया, 20 वोल्ट। तो चलिए, अब C नहीं दिया है तो C कैसे निकालेंगे। ये देखो कुछ दिख रहा है, 2 माइक्रोफैरड क्या है, संधारित्र में आवेशित हो जाने पर इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, अतः संधारित्र 2 माइक्रोफैरड कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लेंगे, अब 2 माइक्रोफैरड जब धारिता दे दी तो फार्मूला हम क्या लगाएंगे, अभी हमने बताया U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा U बराबर हाफ C कितना है, यही 2 माइक्रोफैरड। तो 2 गुणे माइक्रो है 10 के घाते -6 और गुणे V कितना है, 20 अभी निकाले थे। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चाहे 20 2 बार लिख दो, चाहे स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 20 हम 400। ठीक, तो उसको 4 गुणे 10 के घाते 2 लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 के घाते 2। इस 2 से इस 2 को काट लो और ये 400 हो जाएगा। 4 गुणे 10 के घाते 2 तो बचेगा 4 गुणे 10 के घाते प्लस का 2 है, ये माइनस का 6, तो 10 के घाते -4 जूल, क्योंकि संचित ऊर्जा है। कितना हो जाएगा, जूल। ठीक है, 4 गुणे 10 के घाते -4 जूल आ जाएगा जब आप इसको हल करेंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दिया एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणे 10 के घाते 3 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल व इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए। तो फाइंड करिए इसको।
हल करिए। जो भी कॉपी पेन लेके बैठे हैं जल्दी जल्दी हल किया करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देते रहा करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए आप लोग इसका। तो चलिए बताइए क्या दे रखा है। अब देखो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन को 15 × 10⁻³ वोल्ट, मतलब भी दे रखा है, भी दे रखा है ना, भी बराबर दे रखा है, ये भी है आपका। और क्या क्या दिया है, ई भी दे रखा है। भाई तो आप लोग जनबई करते, स्मॉल ई कितना होता है 1.6 × 10⁻19, ठीक है। इसकी ऊर्जा में वृद्धि बताना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है तो के बराबर क्या हो जाएगा Q × V, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा, क्योंकि इसकी ऊर्जा में वृद्धि अब से जब पूछ रहा है, ठीक। तो अब हमारे पास V भी है लेकिन Q नहीं है ना, तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है बताइए, N × E। Q बराबर N × E फार्मूला पढ़ा होगा कक्षा 10 में भी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की बात किया है तो वही हो जाएगा 1 × 1.6 × 10⁻−19, तो Q बराबर भी यही आ जाएगा, ठीक है। Q बराबर भी यही आने वाला है। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पे, तो Q की जगह यही रख देंगे 1.6 × 10⁻19, तो 1.6 × 10⁻−19 गुणे, अब भी कितना दिया है 15 × 10⁻3, तो ये 10⁻3 और 10⁻19, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, अब सबसे पहले गुणा करा दो, 15 × 6 = 90 की 0, कैरी 9 और 15 × 9 = 15 और 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, 15 9 24 और एक अंक पे दशमलव है, ठीक है। यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब 10⁻3 और ये 10⁻19 कितना बचेगा 16 3 19, 10⁻19 बचेगा, 24 × 10⁻19, इसका उत्तर आ जाएगा 24 × 10⁻16 ना, 3 ठो घट गया था, 19 में से 3 घटाएंगे तो 16 बचेगा ना। या तो इसका उत्तर ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 2.4 × 10⁻15, ठीक है। तो इस तरीके से हल करना, ये भी देखिए पूछा हुआ प्रश्न ही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वेक्टर P के द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। हल करिए इसको सारे लोग। तो क्या हो जाएगा, अगर द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव कितना होता है, द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r² माइनस l², यही होता है। तो यहाँ मान लेते हैं कि r ग्रेटर देन l, तो क्या बचता है हमारे पास, केवल यहाँ बच जाता है कितना, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r², ठीक है। तो ये जो है इसकी जगह केवल क्या बचेगा, केवल r² लिख देंगे इसको हटा के, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r², ठीक। तो यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाए तो यह बिंदु निरक्षीय स्थिति में आ जाएगा। और तब क्या होगा, तब बिंदु पर जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है।
90 डिग्री कोण पर घुमा देंगे तो यह बिंदु निरक्षीय स्थिति में आ जाएगा, और निरक्षीय स्थिति में तो इस बिंदु पर विभव शून्य हो जाता है। ठीक, यही इसका उत्तर है। ये भी 2020 में देखो पूछा है सब, क्योंकि 2020 से ही एनसीईआरटी लागू हुआ था यूपी बोर्ड में, तो एकदम आराम से आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो 2020-22 में जो क्वेश्चन आए हैं, 21 में तो सब बच्चे प्रमोट हो गए थे, और जो इस बार कक्षा 12 के छात्र हैं वो भी प्रमोट ही हैं हाई स्कूल में। देखो नैया आपकी पार लग जाए, भगवान करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए और खूब सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, जहाँ से मिलता है सॉल्व कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, इसकी 2 विशेषता का उल्लेख कीजिए। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? ठीक है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए और समविभव पृष्ठ की विशेषता बताइए। तो देखिए ये प्रश्न 2020 में पूछा था, ये 17 में, ये 15 में भी पूछा था, 17 में, 21 में पेपर ही नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ से पूछ दिए हैं। लगता है अपने घर पे बनाए थे ये प्रश्न को। हैं, बिहार बोर्ड में पूछा होगा, बिहार में हुआ था। तो चलिए इसको जो है कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, या हम इसका उत्तर बता देते हैं। जो कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो लिख ले चाहे तो, कि जो समविभव पृष्ठ है किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों, वो समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। और इसकी जो विशेषता है, तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, एक विशेषता ये हो गई। और पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो समविभव पृष्ठ के समीप होता है वो पृष्ठ से लंबवत होता है। ठीक है, ये पृष्ठ से लंबवत होता है। 2 विशेषता हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन राशियों पर निर्भर करती है? बताइए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन राशियों पर निर्भर करती है? बताइए। प्लेट के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, क्या होता है? पढ़ा होगा आपने कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, कि प्लेट के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है। सबसे पहले इसका फार्मूला आपको पता है कि नहीं? C बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D। अब इसी से सब क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी फार्मूले सब क्लियर होगा। रुको मैं अच्छे से लिख देता हूं। दिया है कि C बराबर क्या होता है? C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इंटू A अपॉन D। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर कहाँ? C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब है कि प्लेट के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब क्षेत्रफल पर भी निर्भर। ठीक है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। पहला एक ये हो गया। उसके बाद कहाँ कहाँ निर्भर करेगा? अब देखिए K आ गया भाई, K पे भी निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा? C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, कि प्लेट के बीच जो उनके मध्य में परावैद्युतांक रखा होता है उनके भी अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरा C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D। देखो D नीचे है ना फार्मूले में, D कि जो प्लेटों के बीच की दूरी होते हैं उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्लेटों के बीच की दूरी है उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो मतलब दूरी पर भी निर्भर। ठीक है, तो ये इसकी निर्भरता है, कहाँ कहाँ निर्भर कर सकता है। देखिए 2020 में पूछा था। अब एनसीईआरटी है तो ये सब क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट ही होंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है कि जब पैटर्न एनसीईआरटी का होता है तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाना है, तो ये सब क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे। तो सारे अपने दोस्तों के साथ एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिसे सब लोग देख पाएँ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? दिया है कि एक गोलाकार
चालक की त्रिज्या 9 सेमी है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। ये भी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए करिए इसको। ये भी 2020 में पूछा हुआ है, करिए, हल करिए इसको। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, त्रिज्या r दे रखी है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या। तो बताइए गोलाकार चालक की धारिता क्या हो जाती है, धारिता C बराबर होता है क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R दे रखा है 9 सेमी, ठीक है, 9 सेमी दे रखी है ना। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता होगा, क्या होता है, एक बटे 9 गुणे 10 के घाते 9 और गुणे त्रिज्या कितनी है 9 सेमी, इसको मीटर बना लो, 9 गुणे 10 के घाते -2। ठीक है, अब 9 से 9 काट दो और 10 के घाते 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 के घाते 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 1 गुणे 10 के घाते 1 गुणे 10 के घाते -11। ठीक, और इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 गुणे 10 के घाते -12। ठीक, अब क्या पूछा है, पूछा है कि आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। कितना हो जाए 1000 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा Q बराबर C इंटू भी। तो चलिए C अभी हमारे पास कितना निकला है, 10 गुणे 10 के घाते -12। तो 10 गुणे 10 के घाते -12 जो भी इसके पहले निकला था C, और भी कितना 1000। तो 1000 10 के घाते 3, और जब 10 के घाते 3 घटा देंगे तो Q हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 गुणे 10 के घाते 9, 10 गुणे 10 के घाते -9। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक, इतना आवेश पर 1000 वोल्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा दिया है, जो 2022 में पूछा भी है। दिया है कि दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है। ठीक है, इधर 1 माइक्रोफैरड, फिर 2 माइक्रोफैरड, चलिए हल करिए इसको। अब देखो चित्र में दे रखा है कि 2 तथा जो 3 ओम श्रेणी क्रम में है, ये देख रहे हैं ना 2 तथा 3 ओम, इसको देखिए ये श्रेणी क्रम में है। सबसे पहले इनको हल करके हम आर क्या निकालेंगे 5 ओम, यहाँ से हमारा आर क्या आ जाएगा 5 ओम। ठीक, यहाँ से जो आर आएगा वो क्या आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। तो परिपथ में वैद्युत धारा क्या होता है I बराबर, परिपथ में जो वैद्युत धारा I बराबर होता है क्या होता है E अपॉन R प्लस स्मॉल r, R प्लस स्मॉल r हो जाता है। ठीक है, अब E कितना है इसमें, E देख लिए दिया है ना 12, नीचे देखिए दिया है 12 वोल्ट। और R कितना है, अभी हमने R निकाला 5 ओम, और प्लस स्मॉल r कितना हो जाएगा 1 ओम। तो 5 + 1 6, पहले वाले में कितना हो जाएगा, संधारित्र पर विभवांतर कितना हो जाएगा, अरे परिपथ में वैद्युत धारा क्या हो जाएगी 2 एम्पियर, क्या हो जाएगी 12
यहाँ रख देंगे और बटे 5 + 1 6, तो 6 दूनी 12, 2 एम्पियर क्या आ जाएगी। परिपथ में जो धारा है वो 2 एम्पियर। अब संधारित्र पर विभवांतर निकालिए। संधारित्र पर विभवांतर के लिए फार्मूला जानते हैं आप, क्या होता है। संधारित्र पर फार्मूला होता है V बराबर E माइनस आई इंटू आर। क्या होता है, V बराबर E माइनस आई आर, भी R स्मॉल r होता है, ठीक है, स्मॉल r। तो चलिए विभवांतर भी निकाल लेते हैं। E कितना है, वही हमारा 12 वोल्ट जो दे रखा है, तो 12 माइनस I अभी हमने जस्ट निकाला है 2 एम्पियर, और स्मॉल r कितना है, अभी जस्ट हमने देखा 1 ओम दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, V कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। क्या हो जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। V भी निकल गया हमारे पास। अब जो पूछा है कि संधारित्र की, अब सॉरी क्या, संधारित्रों पर आवेश सबके लिए निकालना है, तो Q बराबर क्या हो जाए C इंटू V। अभी C बाकी है ना, अभी C नहीं निकाला हमने। अब सबसे पहले C निकालते हैं, इसके बाद चलिए C फाइंड करते हैं। तो C बराबर क्या हो जाता है, C कैसे निकलेगा, तो चलिए C का कैलकुलेशन कर लेते हैं, दे ही रखा है। चलिए पहला क्या दे रखा है, तुल्य धारिता यहाँ निकालते हैं। कितना हो जाएगा तुल्य धारिता, C बराबर, अगर यहाँ तुल्य धारिता निकाल दें तो कितना होगा, 1 गुणे 2 बटे 2 और 1 3, तो 2 बटे 3 क्या हो जाएगा, 2 बटे 3। C बराबर हो जाएगा 2 बटे 3 माइक्रोफैरड। तो लिख दो 10 के घाते 6, माइक्रो का मतलब गुणे 10 के घाते -6 फैरड। तो C क्या आ गया, 2 बटे 3 गुणे 10 के घाते -6 फैरड। अब चलिए संधारित्रों पर आवेश निकालते हैं। चलिए प्रत्येक पर हम निकालेंगे आराम से। तो चलिए निकाल लेते हैं। Q बराबर C इंटू V। अभी C हमने जस्ट निकाला है, कितना, 2 बटे 3 गुणे 10 के घाते -6, और V कितना निकाला था, V हमने कितना निकाला था 10, तो यहाँ कर दो गुणे 10, तो कितना हो जाए 10 दूनी 20, तो हो जाएगा 20 बटे, हो जाएगा 20 बटे 3 गुणे 10 के घाते -6, तो उसको लिख सकते हैं माइक्रो। तो 20 बटे 3 माइक्रो कूलाम, ठीक, क्योंकि आवेश कूलाम में मापा जाता है, तो 20 बटे 3 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। आप कॉपी पेन लेके एक तरफ से सॉल्व करते जाइएगा, हमने तो एक मिटा दिया था, ठीक है, तो आपका एक तरफ से सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये भी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। चलिए डेरिवेशन करिए इसका। इस प्रश्न को आप जो है कि अपने नोट्स से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, ठीक है, वही वैद्युत द्विध्रुव होता है। लिख लो, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों, वही वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक। अब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र बताना है। तो सूत्र हम लिख देते हैं, डेरिवेशन आप कर लीजिएगा।
तो ये फार्मूला हो जाता है W बराबर P कैपिटल E ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। तब वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने से कृत कार्य यही होता है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। इसका डेरिवेशन आप पढ़ लीजिएगा। देखिए 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, 23 में भी आ सकता है, एनसीईआरटी है, रिपीट कर सकती है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, दिया है कि एक बार पढ़ लीजिए आप लोग प्रश्न अच्छे से। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है के परावैद्युतांक तथा 3d/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तब संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए, जहां d संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी है। हल करिए इसको। चलिए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले पहला संधारित्र लेते हैं। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा सा हम हटा दे रहे हैं जिसे आराम से हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक, चलिए तो सबसे पहले C1 क्या दे रखा है, C1 बराबर हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है, अगर आप पढ़े हैं तो कितना है, 3 माइक्रोफैरड, यही दिया है ना, 3 माइक्रोफैरड। ठीक, और दूसरा क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच परावैद्युत प्लेट रखने पर क्या हो जाएगा, तो हमारे पास C2 हमारा आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक, और जब प्लेटों पे धारिता रखे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो D माइनस T प्लस T अपॉन K बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरड। ठीक, ये पहला समीकरण हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 को 2 से भाग दे दो। जब समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे अब हमारे पास जगह तो नहीं है, आप अपने कॉपी में भाग दे के देख लीजिएगा। जब आप भाग देंगे इसको तो आ जाएगा 2D ब्रैकेट में 1 माइनस 3/4 और प्लस 3 अपॉन 4K। ठीक, ब्रैकेट बंद बराबर D आ जाएगा, भाग देने पे यही आएगा। और जब इसको हल कर देंगे आप, ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो यहां से हल करने पे हमारे पास आ जाएगा, जब D की वैल्यू रख देंगे बराबर D है, तो इस D से इस D को काट लीजिए। ठीक है, दोनों D आपस में काट लीजिए। अब सीधा सीधा अंदर, अब तो कैलकुलेशन इजी हो गया। अब यहाँ से सीधा K की वैल्यू निकल जाएगी। जब इसको हल कर देंगे हम, रुको हम फिर से लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2, जब D को काट देंगे तो बचेगा 1 माइनस 3/4 प्लस 3 अपॉन 4K। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे तो K इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो K इक्वल टू 3 आ जाएगा।
चलिए ये भी 2020 का एक प्रश्न था जो 3 नंबर में पूछा हुआ था, ये भी सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, ठीक है, 16 पिकोफैरड है यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तथा उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? चलिए हल करिए इसको। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? C बराबर एप्सिलॉन नॉट D इंटू A। तो C कितना दे रखा है? 16 पिकोफैरड दे रखा है। चलिए हल करिए इसको। चलिए हल करते हैं। C बराबर हमारे पास पहले से ही दे रखा है 16 पिकोफैरड, तो 16 गुणे 10 के घाते -12, ठीक है, फैरड। ये हमारा C हो गया। चलिए अब यहाँ रखते हैं हम। अगर यहाँ हम D बराबर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इक्वल टू C, और C की वैल्यू दे रखी है, रख दिया हमने। चलिए यहाँ से हल करते हैं। अगर हम यहाँ से हल करेंगे तो D बराबर क्या हो जाएगा? 2D/3, और K बराबर क्या आ जाएगा? K बराबर 3। चलिए दिया हुआ है। अब रखिए यहाँ पे, अगर D बराबर 2D/3 और K बराबर 3 है तो धारिता क्या हो जाएगी? C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट K इंटू A अपॉन D, और D की वैल्यू हमने क्या मानी है? यही 2D/3, तो 2D/3 हो जाएगा। अच्छे से 2 बना लीजिए। तो 2D/3, यहाँ से निकालिए C डैश, तो C डैश क्या हो जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा, 3 हमारा ऊपर चला जाएगा। K की वैल्यू भी 3 है। चलो इसको फिर से करके दिखाते हैं। तो चलिए हम यहाँ रख देते हैं। थोड़ा सा हमने इरेज कर दिया है, आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट A, और जो हमारी K की वैल्यू है कितनी है? 3, और जो ऊपर वाला नीचे वाला 3 था ऊपर आ गया, बचा क्या नीचे? 2 बचा, D और 2 बचा, तो 3 3 9 हो जाएगा। तो C डैश हमारे पास क्या आ जाएगा? 9/2, ठीक है, 9/2, और इधर से अगर हम ले लेते हैं अपना एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू क्या आ जाएगी? फिर वहाँ रखे थे तो वैल्यू उठा के लिख देंगे। यहाँ पे क्या था? 16 गुणे 10 के घाते -12 फैरड था। अब हर कर दो इसको, तो 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, और 8वां 72, और 10 के घाते 12 को लिखते हैं पिको फैरड। यही उत्तर हो जाएगा 72 पिको फैरड। एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू पहले ही लिखी थी हमने, वहाँ से रख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताते रहे कोई दिक्कत हो तो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। दिया किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है? दिए गए चित्र में A तथा B के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है। संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए निकालिए। चलिए हल करते हैं। पहले हम यहाँ C1 ही ले लेते हैं। देखिए ये दोनों हैं जो हमारे पास, तो मान लेंगे यहाँ कि C1 हमारा 2 और 2 4 माइक्रोफैरड हो गया। तो C1 अगर हम हल कर देंगे तो 4 माइक्रोफैरड आ गया। C1 क्या आ गया?
C1 जो हमारा आ जाएगा 4 माइक्रो फैरड हो जाएगा। 4 माइक्रो फैरड ये हो गया। अगर ले लेते हैं C1 और तथा ये 4 माइक्रो फैरड श्रेणी क्रम में है, ठीक है, C1 तथा 4 माइक्रो फैरड श्रेणी क्रम में है, तो हमारे पास यहाँ C2 क्या निकल जाएगा, 4 गुणे 4 और प्लस 4 चौक 16/8, 2 माइक्रो फैरड क्या आ जाएगा, 2 माइक्रो फैरड। C2 तथा 2 माइक्रो फैरड जो हैं अब समांतर क्रम में हो गए। C2 और ये जो 2 माइक्रो फैरड है ये कहाँ हो गया, समांतर क्रम में हो गया। तो यहाँ से C3 निकाल लेंगे। C3 कितना हो जाएगा, 2 माइक्रो फैरड और प्लस 2 माइक्रो फैरड कितना हो गया, 4 माइक्रो फैरड। ये भी हो गया, C3 भी 4 माइक्रो फैरड। तो C1 C2 और C3 निकल गए, ठीक है। अब C3 तथा C जो है, ये हमारा जो C है, C3 तथा C श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य परिणामी धारिता क्या हो जाएगी। अब जब इसकी तुल्य परिणामी धारिता हम निकालेंगे, चलो हम यही निकाल देते हैं कॉर्नर पर, ठीक है। अब इसको जब हल कर देंगे तो C गुणे 4 बटे C प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, हल करिए इसको। चलिए अब यहाँ अगर CR हम 2 रख देते हैं, 2 बराबर, यहाँ भी बराबर लगा लीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास 4C और C प्लस 4। जब इसको हल कर देंगे हम, इसको जब 4C यहाँ कर देते हैं, ये हो जाएगा 4C और ये C प्लस 4, तो इधर चला जाएगा 2C और 4 दूनी 8, तो हमारे पास बन जाएगा 8 प्लस 2C बराबर 4C। तो C बराबर क्या आ जाएगा, 4 माइक्रो फैरड आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसको हल करना है। कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो हम बता रहे हैं जिस तरीके से बहुत अच्छे से हल हो जाएगा कम समय में। इसको पूरा पढ़ना चाहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो जो है कि मॉडल पेपर से ही अपना प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन भी लगवा दिया जा रहा है। अगर आप पढ़े हैं अच्छे से किताब को तो इसमें आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। जो मैं प्रश्न को हल कर रहा हूँ आप बहुत ही जल्दी समझ पाएंगे इसको, अगर आपने पढ़ा है तब। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न अगला क्या दे रखा है, क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेमी और उसमें परावैद्युत के रूप में वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान हो तो इनकी प्लेटों के बीच दूरी ज्ञात करिए। दूरी ज्ञात कीजिए। 2022 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन जो है 2022 में आया हुआ है। सारे प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो 2020 और 22 में आए हुए हैं, सब एनसीईआरटी के ही प्रश्न हैं। चलिए तो प्लेटों के बीच की दूरी निकालते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, बराबर गोले की धारिता, तो क्या हो जाएगी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितना होता है, अभी आप पढ़ते आए हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और गोले की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब देखिए ए हम सबसे पहले यहाँ से निकाल सकते हैं। कहाँ से, देखिए हमारे पास त्रिज्या है और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और डी क्या होता है, डी बताइए, डी दूरी है, ठीक है भाई, प्लेटों के बीच की दूरी है ना। तो चलिए अब यहाँ से लगाते हैं हम, और डी हमसे पूछा है तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बटे, यही लाइन हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर बटे एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट बटे ए इधर आएगा, डी इधर जाएगा, ठीक है। तो जो डी बराबर है, जो हमारा डी बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट ए बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन हम काट देंगे, सबसे पहला काम कर देंगे, ठीक है।
ऊपर ए बचा, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है पाई, और आर कितना है, त्रिज्या हमारी क्या दे रखी है 6 सेमी व्यास है, त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेमी, और उसका स्क्वायर कर देंगे 3 त्रिक 9 और सेंटीमीटर 10⁻⁻2 और स्क्वायर कर देंगे 10⁻⁻4। नीचे क्या बचा है 4 पाई, ठीक, और आर कितना है, आर कितना है, अब देखो जो धारिता है कैपिटल आर वो 200 दे रखा है, और इसका आधा कर देंगे तो व्यास का आधा, त्रिज्या 100, तो 100 सेमी क्यूबिक लिख सकते हैं ना, मीटर में बदलेंगे तो। पाई से पाई काट दो, क्या बचा 9/4, क्या बचा 9/4, अब 4 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचा, दशमलव लगा 10 हुआ 2.25 गुणे 10⁻⁻4 मीटर। डी क्या आ गया 2.25 गुणे 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार रखना था, और हमें क्षेत्रफल नहीं था, हम पाई आर स्क्वायर यहाँ से लगा लेंगे, हमारे पास त्रिज्या थी व्यास का आधा, त्रिज्या यहाँ से ले लिया, ठीक, और गोले की त्रिज्या दे ही रखी है 200 सेमी, उसका आधा कर दिया, त्रिज्या निकल गई 100 सेमी, मीटर में बदलेंगे 1 हो जाएगा, वही 1 मैंने रखा था इसमें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर पिछले एक जैसा प्रश्न अभी देखा था आपने, उसी प्रकार का है, ये भी 2022 में पूछा है कि दिए गए संजाल में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि ए एवं बी के मध्य 15 वोल्ट बैटरी को जोड़ दें तब संधारितों पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। चलिए आपके सामने ग्राफ है, देख लीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। कितने लोग व्हीटस्टोन सेतु का नाम सुने हैं? जो व्हीटस्टोन सेतु पढ़े होंगे वो तुरंत कर देंगे। कितने लोग इसको देखते हुए सॉल्व कर दिए होंगे? कितना इजी क्वेश्चन है ये। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले ये पॉइंट लेते हैं, ठीक है। ऊपर ही कर दे क्या? इस प्रश्न को आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये पॉइंट लेते हैं और ये पॉइंट से इसको सॉल्व करते हैं ऐसे। व्हीटस्टोन सेतु पता है सबको? कितने लोग देखे हैं? कितने लोग व्हीटस्टोन देखे हैं बढ़िया से? व्हीटस्टोन देखने वाले कितने हैं? चलिए ये ए और ये हमारा पॉइंट बी। व्हीटस्टोन जितने लोग देखे हैं, इसमें थोड़ा कम अच्छा बन पा रहा है, ठीक है। चलिए भैया व्हीटस्टोन बनाते हैं, आपके सामने है, ठीक। अब व्हीटस्टोन बनाने के लिए थोड़ा सा कलर चेंज। ये हो गया हमारा C1, क्या हो गया? ये हो गया हमारा C1, ठीक है। ये हो गया हमारा C2, दिख रहा है ना, थोड़ा वाइट हो रहा होगा। ये है C2, ये है C3, ये है C4, ये है C4, हो गया। चलिए अपने एक्चुअल कलर में आ जाते हैं फिर से। जो कलर कहिए वो ले लेते हैं। ये है C1, ये है C2, ये है C3 और ये हमारा C4। C5 कहाँ बनाएंगे? ये बीच में अभी छूट गया क्या? ये है भैया C5, ठीक है। लिख लीजिएगा, थोड़ा कापी में अच्छे से हम बता रहे हैं। चलिए व्हीटस्टोन हो गया तैयार। अब इसकी परिणामी धारिता निकाल लेते हैं। अब तो सब लोग निकाल लेंगे ना। देख लीजिए यहाँ दे भी रखा है, कौन क्या है दे रखा है ना। C4 इधर अंदर चला गया है, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए सॉल्व करिए फट से, एकदम तुरंत सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। थोड़ा ब्लैक वाला लेते हैं, थोड़ा ब्लैक देखें। चलिए इधर हम सॉल्व कर देते हैं। तो C बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 4 × 4 अपॉन 4 + 4। फिर इधर से पकड़ेंगे 4 × 4 और 4 + 4 क्या हो जाएगा?
60 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो, अरे 8 से, ये 4 4 जा 60, 2 आ गया, इधर 4 4 जा 60 और 4 4 8, 2 आ गया, कितना आ गया, यहाँ से हमारा C जो निकल गया कितना, 4 माइक्रो फैरड। ठीक है, चलिए कितना हो गया, 4 माइक्रो फैरड। अब इसको इसमें भी क्या दे रखा था, भी दिया था ना 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ना है, भी क्या दे रखा है, इसमें भी दे रखा है 15 वोल्ट, क्या दे रखा है 15 वोल्ट। अब C1 तथा C2 पर आवेश क्या हो जाएगा, C1 तथा C2 पर आवेश, ये जो C1 C2 हैं इन पर आवेश क्या हो जाएगा, 15 गुणे 2 माइक्रो कूलाम, तो क्या हो जाएगा 30 माइक्रो कूलाम, क्या हो जाएगा 30। अब C3 तथा C4 पर, C3 तथा C4 पर क्या हो जाएगा, C3 तथा C4 पर, तो ये भी कितना है 15 वोल्ट है, और गुणे ये भी 2 माइक्रोफैरड, ये भी 30 ही होगा, ये भी 30 माइक्रो कूलाम ही होगा। ठीक है, जो पहला वाला आया है। चलिए, तो C1 C2 C3 तथा C4 पर बराबर आवेश 30 माइक्रो कूलाम ही होगा ना, तभी तो बीट स्टोन है। चलिए, ये हल हो गया आपका 4 नंबर, डन। अगर बीट स्टोन से प्रश्न आया तो, आएगा तो, और नहीं आएगा तो, नहीं आएगा तो इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा तो लगाइएगा आप। चलिए, अब देखिए, ये 2022 में कई प्रश्न हैं जो पूछे हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है, अच्छे से अपने नोट्स से पढ़िएगा, प्रश्न देख लीजिए, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा तो, आएगा तो हल करिएगा आप। देख लीजिए प्रश्न कैसे हैं, आएगा तो हल करिएगा, बोर्ड में आएगा तो आप हल करेंगे, हल करिए भैया, सब लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और हल करिए। आज जितने भी इलेक्ट्रिक से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं सबको हम इस मॉडल पेपर में आज सॉल्व करा देंगे। इलेक्ट्रिक का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं जो 2020 और 22 की परीक्षा में आया हुआ है वो छूट जाए, सब इस मॉडल पेपर में हमने ले लिया है, जो भी प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न पढ़िए, किसी धात्विक चालक की वैद्युत धारिता का अर्थ लिखिए। ठीक है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, 2020 में पूछा था। देख रहे हैं ना, समझदार हैं आप। इसके बाद अगला प्रश्न ये 2022 में पूछा था, पढ़िए इसको अच्छे से, समय देते हैं हम पढ़ने के लिए, पढ़िए आप, वीडियो पॉज कर लीजिए पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न पढ़िए। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा अपने नोट से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, बताइए। हल करिए इसको। चलिए इसको हल करते हैं, एक बार देखते हैं। ठीक है, देखिए 2015 में भी पूछा है ये, और 17 में भी पूछा है, फिर जाके 2019 में भी पूछा है। जब से एनसीईआरटी आया तब से नहीं पूछा है, हो सकता है इस बार पूछ दे। तो चलिए हल करिए। U बराबर क्या होता है, आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा बटे संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन। चलिए लगाइए इसको, लगाइए। तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 सी भी स्क्वायर बटे A इंटू डी। ठीक है, A इंटू डी। चलिए अब हल करते हैं इसको। तो
1/2 और C बराबर क्या लिखें, के ए एप्सिलॉन नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर बटे ए डी। चलिए ए डी, यहाँ हम ए से ए काट लें और डी स्क्वायर हमारा बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, u बराबर हमारा हो जाएगा 1/2, ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, नहीं ए से ए तो काट दिया मैंने ना, ए से ए काट दो, ये दोनों ए आपस में कट जाएंगे, ये ए कट जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, डी स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ केवल डी स्क्वायर बचेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर V अपॉन डी, क्या होता है, V अपान, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी, ठीक है, ये हमारा मान लो समीकरण 2 हो गया। अब यही मान ऊपर ले जाके रख देंगे हम, ठीक है, यही मान जो है, अरे यहाँ भी स्क्वायर में से छूट गया क्या, यहाँ भी स्क्वायर भी होगा, ठीक है, अब उठा के यही वैल्यू रख देंगे, ठीक है, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, या तो आप कहें तो हम ऊपर ही कर देते हैं, इरेज कर दें ज़्यादा अच्छा रहेगा, हाँ, या तो ऊपर लिख देते हैं, चलिए ऊपर ही लिख देते हैं, ऊपर ही लिखते हैं, u बराबर क्या हो जाएगा, अब जब वैल्यू रख देंगे तो 1/2, ठीक, के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक, और अपॉन डी स्क्वायर, तो यहाँ डी स्क्वायर कट गया, तो क्या बचेगा, तो हमारे पास बच जाएगा u बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्या बच जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट जूल पर। अगर यहाँ k बराबर 1 हो, k बराबर 1 हो, अगर k बराबर हम 1 रख दें तब हमारे पास क्या हो जाएगा, u बराबर, तब हो जाएगा u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई स्क्वायर, ठीक है, अगर k बराबर 1 रखते हैं तब। चलिए इतना लंबा प्रश्न आराम से हल हो जा रहा है। चलिए अगला देखिए, विद्युत धारा से प्रश्न है। अब जो भी प्रश्न है आपके तीसरे चैप्टर विद्युत धारा से हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया इसमें, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध R है, नागण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध होगा। बताइए चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 0.5 आर ओम, दूसरा 1 आर ओम, तीसरा है 4 आर ओम, चौथा दे रखा है 2 आर ओम। बताइए क्या हो जाएगा, बताइए इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। 1 आर ओम, ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 आर ओम, दूसरा वाला सही है। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि 6 वोल्ट वैद्युत विभवांतर बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध नागण्य है।
पहला 3 वोल्ट, दूसरा 2 वोल्ट, तीसरा 4 वोल्ट, चौथा 6 वोल्ट। बताइए क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट। क्या हो जाएगा? जब इसको आप हल करेंगे तो 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध न के बराबर है। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं उनके सिरों पर विभवांतर में क्या अंतर है? या तो देखो 2022 में प्रश्न पूछा था इस तरीके से, इसको घुमा के, कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। किसी सेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। तो बताइए इसका उत्तर अगर आप थियरी पढ़े होंगे तो आराम से लिख देंगे कि जब सेल खुले परिपथ में होती है, अर्थात बाह्य परिपथ में उससे कोई धारा न ली जा रही हो, तो उसकी इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। परंतु जब सेल से धारा ली जा रही होती है, अर्थात सेल बंद परिपथ में हो, तो इसके इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर सेल का विभवांतर होता है। ठीक, यही इसका उत्तर लिखना होगा आपको परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न दिया है, ये भी 2020 में पूछा था और 15 में भी पूछा था। प्रश्न कह रहा है कि विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। किरचॉफ का नियम पढ़ा है आपने? हाँ, किरचॉफ के नियम में कितने नियम थे? 2 नियम थे। कौन कौन से? संधि का नियम एवं दूसरा वाला बंद पाश का नियम। कौन सा नियम? बंद पाश का नियम। पहला जो था वो संधि का नियम था। कौन सा नियम था? संधि का नियम। संधि नियम क्या थी? किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। लिख लो। ठीक है, तो क्या हो जाता था? समेशन I इक्वल टू 0। और एक जो दूसरा वाला नियम था बंद पाश का नियम, जिसको हम बंद पाश का नियम कहते थे। बंद पाश का नियम, जो बंद पाश नियम था वो क्या था? किसी परिपथ के किसी बंद पाश में लगे प्रतिरोधों तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसी पाश में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाता था? समेशन IR इक्वल टू समेशन E। ठीक है, यही बंद पाश का नियम था। ये अक्सर नियम पूछता है। देखो 2015 में पूछा था, फिर 20 में भी पूछा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है? ये देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, सब पूछ रहा है। बताइए मीटर ब्रिज का सिद्धांत। मीटर ब्रिज का सिद्धांत बताइए। पता है मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या था? बताइए इसको। थियरी पढ़ लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं कि जो मीटर ब्रिज का सिद्धांत था PQ बराबर R/S। ठीक है, यदि 4 प्रतिरोध PQR तथा S समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़कर इसके एक बिकड़ में बैटरी तथा दूसरे बिकड़ में धारा मापी जोड़ने पर धारा मापी में कोई धारा नहीं बहती है, तो उस प्रतिरोध के बीच यही संबंध होता है P/Q बराबर R/S। ये कार्य मीटर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। यही मीटर सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज, इसी का नाम है सब। ठीक है, अभी आप इसी पे एक प्रश्न भी लगाए थे, पीछे लगा के आ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न। ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता भी तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। VI ग्राफ आपने खींचा होगा, ठीक है, और जानते भी होंगे VI ग्राफ। ठीक है, चलिए ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध दोनों के लिए हम ग्राफ खींचते हैं।
और खींच के आपको दिखाते हैं कैसे ग्राफ बनते हैं, ठीक है। तो पहला ओमीय प्रतिरोध के लिए, ये हमारा है ओमीय प्रतिरोध के लिए। किसके लिए? ये है ओमीय प्रतिरोध के लिए, ये है I और ये है V, ठीक। ये है हमारा ओमीय प्रतिरोध के लिए। अब ये टंगस्टन तार वाला है। अब अनोमीय प्रतिरोध के लिए खींचते हैं, ये है अनोमीय प्रतिरोध के लिए। किसके लिए? अनोमीय प्रतिरोध के लिए है, ये हमारा अनोमीय प्रतिरोध के लिए है, ठीक। ये I और ये V, ठीक है। ये अनोमीय प्रतिरोध के लिए ग्राफ बनता है, टार्च बल्ब ये सब में, ठीक है। ये बीच वाले पॉइंट से होता है, थोड़ा ऊपर हो गया है हमसे, ठीक है। यहाँ से चलता है ये, ठीक। ये भ्रम मत खाइएगा कि ऊपर से है, ये सेंटर से है और ये भी, ठीक। चलिए, ऐसे प्रश्न जो है कि 2-2 नंबर 1-1 नंबर में पूछ देते हैं। अभी पूछा भी है, 2022 में ही पूछा है, 2022 में किसी जिले में पूछा हुआ प्रश्न है ये। चलिए, अगला प्रश्न दिया है कि आवेश की गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। ये देखिए कई जिलों में पूछा था, ये जो कोड है ये बताता है कि अलग अलग जिलों में आया हुआ है, ठीक है। तो बताइए आवेश की गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। बताइए। देखिए, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों की अनुमान चाल को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। जिसे म्यू ई से दिखाते हैं इस प्रकार, ए ऐसे, ठीक। और म्यू ई बराबर हो जाता है ए वी डी अपॉन कैपिटल ई, ठीक है। ये अनुगमन वेग, वीडी क्या दिखाता है? ये अनुगमन वेग को दिखाता है और ये क्या दिखाता है? वैद्युत क्षेत्र को दिखाता है, ठीक। ये वैद्युत क्षेत्र को, वीडी अनुगमन वेग को दिखाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। इसके समतुल्य विद्युत धारा की गणना कीजिए। विद्युत धारा की गणना कीजिए। चलिए बताइए इसको। चलिए, अगर यहां मान लें कि इलेक्ट्रॉन t समय में एक चक्कर पूरा करता है, इलेक्ट्रॉन t समय में एक चक्कर पूरा करता है, तो t बराबर हो जाएगा 2πr/v, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन किसी बिंदु के एक चक्कर t समय में एक बार गुजारता है, तो कक्षा में धारा I, यही गणना करनी है ना, विद्युत धारा। तो अगर धारा I की गणना करनी है तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T, और हमारे पास यहाँ Q बराबर क्या है? E, और T की जगह 2πr/v हो जाएगा, 2πr, और v ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू हमको पता है कि E की वैल्यू कितनी होती है। E की वैल्यू कितनी होती है? इसी फार्मूले पे हम वैल्यू रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक। और गुणे v की वैल्यू देखो दे ही रखा है 2.2 × 10⁶, तो गुणे 2.2 × 10⁶, और बटे कितना? 2πr। तो 2π की वैल्यू 3.14 होती है, पता होगा आपको भी। गुणे रेडियस कितना है? 5 एंगस्ट्रॉम, गुणे 5 × 10⁻⁻11, इसको 5 बना दिया हमने, ठीक है। यहाँ 0.5 था, नहीं तो एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 होता है। अब इसको हल कर दीजिए, ऊपर का ऊपर गुणा करके, नीचे का नीचे गुणा करके भाग दे दीजिए। जब इसको भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.12
मिली एम्पियर, 1.12 मिली एम्पियर। ठीक है, हल करने पे यही उत्तर आ जाएगा, 1.12 मिली एम्पियर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला भी न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा है, पढ़िए एक बार इसको। दिया है कि एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। चलिए लगाइए इसको। प्रतिरोधक तथा प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, V बराबर E माइनस आई आर, V बराबर E माइनस आई आर। चलिए ढूंढिए क्या क्या है आपके पास। V बराबर E माइनस आई आर। चलिए देखिए क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं है। जो नहीं है पहले उसको निकालते हैं। E दे रखा है 10 वोल्ट, और क्या दे रखा है, स्मॉल r भी दे रखा है 3 ओम यहाँ पे। I दिया है, I भी दे रखा है 0.5 एम्पियर। चलो तब तो सॉल्व हो गई कहानी एकदम आराम से। कैपिटल R नहीं दिया ना, सबसे पहले R निकालते हैं। अब कैपिटल R का मामला फंस गया, तो चलिए सबसे पहले R निकालते हैं। तो हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, I बराबर हमारे पास हो जाएगा E अपॉन स्मॉल r और प्लस R। तो कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, E बटे R प्लस I नीचे आ जाएगा। ठीक, तो चलिए या तो उसको पूरा उठा ले जाओ, E अपान I हो जाएगा। ये हमारा R प्लस R उधर चला जाएगा, I नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो R प्लस R बराबर हो जाएगा E बटे I। ठीक, चलिए अब E हमारे पास कितना है 10, I कितना है 0.5 एम्पियर। और बताइए क्या क्या दिया है, स्मॉल r दे रखा है, इसको इधर रख लेंगे तो 0.5 को इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100। तो r प्लस r, ये दशमलव यहाँ 100 हटेगा और 20 बार में 20 पंजे 100, 20 ओम आ जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध कितना है 20, तो कैपिटल R क्या हो जाएगा 20 माइनस स्मॉल r, और स्मॉल r 3 दे रखा है देखो ऊपर, तो कैपिटल R हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा 17 ओम। ठीक, अब रखिए फार्मूले पे अपने। चलिए तो अपने एक्चुअल फार्मूले पे रखते हैं जो अभी हमने लिखा था, V बराबर E माइनस आई आर। E 10 माइनस I कितना है 0.5 और R कितना है 3। चलिए तो गुणा कर दीजिए, 5 3 15, 15 मतलब 1.5, और जब 10 में से 1.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8.5 वोल्ट। क्या आ जाएगा 8.5 वोल्ट। ठीक है, चलिए फार्मूला यही होता है ना, V बराबर E माइनस आई स्मॉल r, यही फार्मूला होता है। स्मॉल r होता है, सॉरी कैपिटल R नहीं, स्मॉल r। स्मॉल r हमारे पास दे ही रखा था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि मीटर ब्रिज के प्रयोग से चित्रानुसार अविक्षेप बिंदु D मीटर ब्रिज के तार पर सिरे A से 40 सेमी की दूरी पर प्राप्त होता है। यदि R1 के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तब अविक्षेप बिंदु की दूरी से सिरे A से 60 सेमी हो जाती है
R1 तथा R2 के मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2020 में पूछा है। ग्राफ देखिए अच्छे से एक बार, सारे लोग ग्राफ देखिए। ग्राफ आपके सामने है, ग्राफ अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और इस ग्राफ देखने के बाद हल करिए इसको। प्रथम दशा में L1 कितना है, 40 सेमी दे रखा है ना। ये देखिए L1 दे रखा है 40 सेमी, ठीक। और पूरा कितना है, ये पूरा 100 माइनस 40, 60 सेमी हो जाएगा इधर का। और R बराबर क्या हो जाएगा, R1, R बराबर R1 तथा S बराबर R2, R बराबर R1 तथा S बराबर R2। सूत्र क्या होता है, S बराबर R 100 माइनस L, 100 माइनस L बटे L, ठीक है। सूत्र S बराबर R 100 माइनस L बटे L जब लगा देंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लगा के हल करिए इसको। S निकालिए यहाँ से, और जो हमारा R2 है क्या हो जाएगा, R1 गुणे 60 बटे 40। इसका मतलब R2 क्या हो जाएगा, 3 बटे 2 R1। जो हमारा R2 है 3 बटे 2 R1। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे रख दें यस निकालने के लिए, तो R2 हमारा आ गया 3 बटे 2 R1। चलिए, और यस बराबर R 100 माइनस L बटे L। अगर यहाँ हम हल कर दें, इसमें थोड़ा जगह भी कम है, R2 बराबर R1 प्लस 10 इंटू 40 बटे 60। तो हमारा R2 यहाँ निकल जाएगा कितना, 2 बटे 3 R1 प्लस 10। ये बन गया समीकरण 2। ये एक ऊपर वाला, ये 2, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 को हल करिए। समीकरण 1 व 2, और R2 का मान रख देंगे ले जाके समीकरण 1 में, ठीक है। चलिए इसके नीचे हल करते हैं इसको, थोड़ा सा स्पेस ले लें फिर हल करते हैं एकदम अच्छे से, ठीक है। इतना स्पेस है, चलिए यही हम सॉल्व कर देंगे। अब समझ लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, ज़्यादा समझ। अब समीकरण 1 व जब 2 से यहाँ देखिए वैल्यू जब पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बटे 2, ठीक। R1 बराबर 2 बटे 3 R1 प्लस 10। इसको हल करिए। तो हो जाएगा 9 बटे 4, ठीक है। रुके रहिए, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। तो हो जाएगा 9 बटे 4, 9 बटे 4 ये हो जाएगा,
और यहाँ से जो हम करना है हमें, अब इधर हल करिए आप लोग। 9/4 इधर हो गया, R1 अपनी जगह है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ये R1 हमने लिखा है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, R1 + 10, ठीक, R1 + 10 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/4 R1 बराबर 10। तो R1 बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ से 10 चौके 40/5, 5/40, R1 क्या आ गया 40। तो R2 क्या हो जाएगा, देखिए नीचे लिख रहे हैं R2, तो R2 क्या हो जाएगा 3/2 गुणे R1, तो 3/2 और R1 कितना है 8, तो 8 कट गया, 2 चौके 8, 4 बार में 4 तियाँ 12, क्या आ गया R2 आ गया 12 ओम, और R1 क्या आया था 8 ओम। तो हमारे पास यहाँ R1 आ गया 8 ओम और R2 आ गया 12 ओम, ठीक है। चलिए यही आपसे पूछा था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि विभव मापी का प्रयोग में E1 व E2 विद्युत वाहक बलों की 2 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अविक्षेप बिंदु 300 सेमी की दूरी पर प्राप्त होता है। जब E2 विद्युत वाहक बल की सेल को हटा देते हैं तब अविक्षेप बिंदु 100 सेमी की दूरी पर प्राप्त होता है। सेलों के विद्युत वाहक बलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। केवल विद्युत वाहक बल E2 के सेलों के लिए अविक्षेप बिंदु कितना दूरी पर प्राप्त होगा। जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं जगह कम पड़ जाता है सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा आप मैनेज किया करिए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो समझ में आएगा। जो हम लिखते हैं उसको आप जो है राइट करते जाइए तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। चलिए, तो प्रश्न आप पढ़ लिए होंगे अच्छे से, या तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर हम हल करते हैं। चलिए, कुछ जगह है इसमें हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। चलिए, माना कि विभव प्रवणता K तथा E1 व E2 क्या हैं, श्रेणी क्रम में होने पर तो हमारा हो जाएगा E बराबर KL। भाई अनुपात निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा E बराबर KL, ठीक, KL से। और जो हमारा दिया है इसमें E1 + E2 बराबर 300 के, क्या है E1 + E2 बराबर 300 के, क्या दे रखा है 300 के, ठीक। और जबकि E1 के लिए, E1 क्या हो जाएगा, जबकि E1 के लिए हमारा जो E1 है, E1 बराबर वो क्या हो जाएगा 100 के हो जाएगा, 100 के, ठीक। अब भाग देने पर हमारा यहाँ हो जाएगा E1 + E2, E1 + E2 अपॉन E1, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 300 के बटे 100 के, 300 के और बटे 100 के से के कट गया, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब हम इसको करेंगे भाग जब दे देंगे, अलग अलग लिखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 1 + E2 अपॉन E1, ठीक है, E2 अपॉन
E1 बराबर 1/3। ठीक, अगर हम इसको उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, अगर एक को ले जाएंगे उधर तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा इधर, देखिए यहाँ लिखते हैं E2/E1 बराबर 2, E2/E1 बराबर 2। अब बटे में अगर इसको बना देंगे तो क्या हो जाएगा, E1 E2 क्या हो जाएगा, 1:, E1 1 है और E2 हमारा 2 है। देखिए E2 है और ये E1 है, तो क्या आ जाएगा, अनुपात पूछा है 1:2 आ गया। ठीक है, यही पूछा था आपसे। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि, प्रश्न पढ़िए एक बार सारे लोग, एक बार सभी लोग प्रश्न को पढ़िए। दिया है कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 × 10⁻28 ठीक है मीटर क्यूब है। 20 सेमी लंबाई तथा 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेमी है। ठीक है, ये भी देखिए 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। प्रश्न एक बार अच्छे से आप सभी लोग पढ़ लीजिए, एकदम अच्छे से प्रश्न को पढ़िए पहले। जब प्रश्न अच्छे से पढ़ेंगे तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या क्या दे रखा है। दिया है n बराबर दे रखा है 5 × 10⁻28। ये मीटर -3 लिखा है ना, पर मीटर क्यूब हो जाए। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है अपने पास, n दे रखा है। ठीक है, n दे रखा है यहाँ पे, और क्या क्या दे रखा है, l दे रखा है 20 सेमी लंबाई, और क्या दे रखा है, a की ज़रूरत है तो a भी दे रखा है 1 सेमी स्क्वायर, a भी दे रखा है हमारे पास, और क्या दे रखा है, v दे रखा है 4 वोल्ट, यहाँ पे v दिया है, और क्या दिया है, म्यू दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता म्यू दिखो यहाँ पे दे रखा है। सब कुछ तो दे ही दिया, पूछा क्या। चलिए सबसे पहले आई निकालते हैं यहाँ पे। तो तार में धारा आई कितना हो जाएगा, तार में धारा आई जो होता है क्या होता है, NeAVD। ठीक, चलिए हम जानते हैं गतिशीलता जो है म्यू बराबर क्या हो जाती है, गतिशीलता हमारा जो होता है म्यू बराबर क्या हो जाएगा, VD/E। क्या हो जाएगा, VD/E। और L भी है इसमें, तो L भी ले लेते हैं। ठीक, नहीं एक मिनट, VD/E लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा था, प्रश्न क्या कह रहा है कि तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तार से होकर प्रवाहित धारा का मान पूछा है, इसको बराबर कर दो VDL/V के। ठीक है, V। चलिए तो हमारे पास यहाँ से जो है VD जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा जो VD आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू इंटू V, म्यू थोड़ा गड़बड़ बन गया, V/L। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं हम यहाँ पे, VD की ज़रूरत ही थी हमको, तो I बराबर क्या होगा, NeAVD। ठीक है, और VD हमारा क्या आ गया, म्यू V/L।
एल, ये दिखवाया है ना, म्यू भी अपॉन एल। तो चलो न्यूमरिक वैल्यू रख देते हैं इस पे फटाक से। तो हो जाएगा आई बराबर क्या हो गया, एन ई ए, और वी डी क्या रखा है कि म्यू वी अपॉन एल। चलिए न्यूमरिक वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, 8.5 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा। चलिए फार्मूले पे रखते हैं बढ़िया से एक बार, ठीक है, एक बार बढ़िया से रख के दिखा देते हैं आपको कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले जो फार्मूला हमने लिखा था आई बराबर एन ई ए, ठीक है, आई बराबर एन ई ए इंटू म्यू इंटू वी अपॉन एल, ठीक है। इसी फार्मूले पे हम एकदम अच्छे से रख रहे हैं। अब केवल वैल्यू रखेंगे, ठीक है, देखते जाइए, केवल वैल्यू रख रहे हैं। यहाँ से देखिए आई बराबर, चलिए वैल्यू हम रखते जा रहे हैं, आप 8.5, ठीक है, इंटू 10 टू पावर 28, उसके बाद ई की वैल्यू 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 दे रखा है, और फिर क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी 10 के घाते -4, उसके बाद क्या दे रखा है 4.5 गुणे 10 के घाते -6, ठीक है, और गुणे 4, और बटे वी कितना है 0.20, ठीक है। अब इसको आप गुणा करके भाग दे लीजिएगा, जब गुणा करके भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ जाएगा 122, जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 122.4 एम्पियर, ठीक है, 122.4 एम्पियर उत्तर आ जाएगा। गुणा करके एक बार भाग करके देखिएगा आप लोग, ठीक, यही आने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो दिया है कि अगला प्रश्न है कि एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का द्रव्यमान का अनुपात क्रमशः 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है, करिए ज्ञात, इसको हल करिए इसको। चलिए बताइए, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का द्रव्यमानों का अनुपात है, ठीक। अब इनके द्रव्यमानों का अनुपात है 3:2:1 तथा 1:2:3, पहला लंबाई और दूसरा द्रव्यमान। देखिए जो ये दे रखा है हमारा, ये लंबाई का अनुपात है और ये द्रव्यमानों का अनुपात है। अब रखते हैं कि लंबाई दिया है और द्रव्यमान भी दिया है, ठीक है। अगर हम इनको निकालेंगे, सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर हो जाता है, ठीक है, एम, ए बराबर होता है हमारा एम एल इंटू डी। तो 3 ठो हैं, तो तीनों के लिए हम अलग अलग निकाल लेंगे ना, तीनों के लिए हम क्या कर देंगे, अलग अलग निकाल लेंगे। तो चलिए फिर तीनों के लिए हल करते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास तीनों के लिए, पहला A1 निकालिए, A1 निकालना है। तो A1 के लिए क्या हो जाएगा M1/L1, M1 कितना है, M1 हमारा 1, L1 कितना है 3, ठीक है, तो 1/3 आ जाएगा। और A2 कितना आ जाएगा M2/L2, M2 कितना है 2, M2 2 है ना, 2, और L2 कितना है, ये भी 2 ही दे रखा है। और फिर ये जब A3 निकालेंगे तो A3 निकालिए, A3 क्या हो जाएगा M3/L3, M3 कितना है 3, L3 कितना है 1, ठीक है। तो A1 A2 A3 का अनुपात क्या आ जाएगा। अब अनुपात हल करना सबको आता होगा यहाँ से, ठीक है। तो अनुपात निकालेंगे तो 1:3:9, ठीक, 1:3:9 आ जाएगा, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है, इनके तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करिए। यदि धातु का विशिष्ट प्रतिरोध रो है तब, यदि धातु का विशिष्ट प्रतिरोध रो हो तो हम फार्मूला पढ़े होंगे, कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर फार्मूला है, रो L/A,
ठीक है। R1 के लिए A1 होगा, L1 होगा, और वो हमारा एक कांस्टेंट टर्म होता है, तब इनका अनुपात क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा L1 अपान A1, R2 बराबर हो जाएगा L2 अपान A2, और R3 बराबर हो जाएगा L3 अपान A3। हम करके दिखा देते हैं आपको, R1, R2 और R3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा L1 अपान A1, L2 अपान A2 और L3 अपान A3। तो यहाँ से L1 कितना है, अभी A1 A2 A3 हमने निकाला था, ठीक है। तो L1 अपान A1 कितना हो जाएगा, 3/1, L2 अपान A2 2/3, और L3 अपान A3 1/9, ठीक है। इसको हल कर दीजिए। जब इसको हल करेंगे तो 9 त्रिके 27, तो आ जाएगा 27 अनुपाते 6 अनुपाते 1, 27 अनुपाते 6 अनुपाते 1 आ जाएगा, ठीक। तो इनके प्रतिरोधों का भी अनुपात ज्ञात हो गया। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं, एकदम मीडियम लेवल के प्रश्न दिए जाते हैं जिससे आप लोग कर पाएँ। चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिया एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार के पहला है प्रतिरोध, दूसरा पदार्थ की प्रतिरोधकता, तथा तीसरा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए बताइए, हल करिए। चलिए हल करिए इसको। अगर तार को खींचकर लंबाई बढ़ाने पर A1 L1 A2 L2, ठीक है, या A2/A1 L1/L2 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3। और जो हमारा A2 आएगा यहाँ पर, A2 जो हमारा आएगा इसको हल करने पर वो क्या आ जाएगा, 1/3 A1, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आप तैयार करके जाइएगा। हमारा जो यहाँ पे A1 L1 आएगा बराबर क्या हो जाएगा, A2 L2 के, ठीक है, A2 L2 के। और हमारा अगर यहाँ से अगर हम कर दे, जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2/A1 इसके नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, अगर L1/L2, इस L1 के नीचे L2 को लाएंगे और इस A1 को A2 के नीचे लेके गए, बराबर हो गया किसे, 1/3 के, ठीक है। और हमारा A2 क्या निकल के आ जाएगा, तो A2 बराबर हो जाएगा 1/3 A1, क्या हो जाएगा, A2 बराबर 1/3 A1 हो जाएगा। अब R2 अपान R1 करिए, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे कर दें R2 अपान R1, क्या कर दें, R2/R1 अगर कर दिया जाए तो R क्या होता है, रो L अपान A, तो रो L2 अपान A2 हो जाएगा, और नीचे भी रो L2 अपान A2, तो रो से रो कट जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचेगा क्या, L2 अपान L1 बराबर A1/, अरे गुणे हो जाएगा A2, ठीक है, गुणे A2। जब हम इसको हल कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पहले से हमारा निकला था कितना, तो हो जाएगा 3L1 अपान L1, ठीक है, 3L1 अपान L1 इंटू A1/, इंटू क्या हो जाएगा, A1/3, और बराबर क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9, ठीक है। तो R2 कितना आ जाएगा, 9R। जो हमारा R2 आएगा वो कितना आ जाएगा, R2 बराबर आ जाएगा 9R, ठीक है। अर्थात जो प्रतिरोध है वो 9 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 9 गुना। तो प्रतिरोधकता चालक पर नहीं अपितु चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर, प्रतिरोधकता चालक पर नहीं अपितु चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, अतः नियत रहेगी। और तीसरा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अनुगमन चाल जो होता है क्या होता है, अभी हमने देखा अनुगमन चाल VD बराबर क्या होता है, E कैपिटल V, हाँ कैपिटल V, और M इंटू L इंटू टाउ, ठीक है। तो यहाँ VD क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/L। VD जो है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/L हो जाएगा, ठीक है। अतः लंबाई
3 गुनी करने पर अनुगमन चाल 1/3 रह जाएगी। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, ऐसे ही तो मिलते हैं बोर्ड में, ऐसे ही मिलते हैं ना, ऐसे ही तो मिलेंगे और आप हल भी करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। यदि 9 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा 36 वाट हो तथा 6 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा 6 तथा 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करिए, चलिए हल करिए इसको। देखिए माना दिया है कि 6 ओम में धारा I1 तथा 9 ओम में क्या है, I2 है, धारा I2 है। तब संधि के नियम से क्या हो जाएगा, 2 ओम में जो हमारा पूछा है तो 2 ओम में क्या हो जाएगा, धारा I1 प्लस I2 होगी। अब जो 9 ओम में शक्ति क्षय है वो कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा I2 का स्क्वायर गुणे 9 बराबर 36। तो आई स्क्वायर कितना होना चाहिए, आई स्क्वायर 4, तभी तो I2 आएगा भैया 2 एम्पियर। कितना आएगा, तभी 36 के बराबर है ना। आई स्क्वायर का मान 4 रखेंगे तो 9 चौक 36 होगा। तो I2 कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है, P बराबर फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आई स्क्वायर इंटू आर, पढ़ा है कि नहीं। P बराबर आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला कितने लोग पढ़े हैं। अब कह रहा है कि 6 ओम तथा 9 ओम समांतर क्रम में है, तो क्या हो जाएगा, अतः I1 गुणे 6 बराबर I2 गुणे 9। करिए, जब 6 ओम तथा 9 ओम समांतर क्रम में हैं तो I1 गुणे 6 बराबर I2 गुणे 9। ठीक है, तो I1 अब यहाँ से निकाल लेंगे, अगर हम I1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I2 गुणे 9/6 क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अब इसको हल करिए। अगर हम यहाँ पे काट देते हैं, हमारा I2 कितना है, 2, पहले से ही हमने निकाल के रखा है। जब यहाँ 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, तो I1 कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। क्या आ जाएगा, 3 एम्पियर। और 2 ओम में धारा, अब फिर अगर हम 2 ओम में धारा निकालते हैं, अगर हम 2 ओम में धारा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 एम्पियर। और जब 6 ओम में शक्ति क्षय निकालेंगे, 6 ओम में शक्ति क्षय कितना होगा, I1 स्क्वायर, I1 का स्क्वायर गुणे 6 क्या हो जाएगा, I1 का स्क्वायर गुणे 6। तो यहाँ I1 कितना है, 3 त्रिक 9 और गुणे 6 कितना हो जाएगा, 54 वाट। क्या हो जाएगा, कितना हुआ, शक्ति क्षय जो हुआ वो हमारा 54 वाट हो गया। अब 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर निकालिए। अगर 2 ओम सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे तो भी बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, और I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, 5 और गुणे 2 कितना हो गया, 10 वोल्ट। क्या हो गया, 5 गुणे 2 10 वोल्ट। यही पूछा था आपसे। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा दिया है और कई बार जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा भी है। अब बताना है आपको। देखिए, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित करिए। ऐसे प्रश्न जो हैं बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। ये बोर्ड में रिपीटेड प्रश्न है, अक्सर ही ऐसे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, कई बार रिपीट होके पूछते हैं। ठीक है, ये सब जो प्रश्न हैं वो कई बार रिपीट होते हैं, तो आप इन सब प्रश्नों को अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं, जो ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, उनको तो अवश्य आपको तैयार ही करना है। ठीक है, चाहे जैसे देख लीजिए अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न दिया कि एक विभवमापी के तार का प्रतिरोध जो है 8 ओम है, 4 ओम के प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए जब विसर्पी कुंजी का संपर्क विभवमापी तार के ठीक मध्य बिंदु C पर किया जाता है। चलिए बताइए, एक विभवमापी के तार का प्रतिरोध 8 ओम है, हल करिए इसको। चलिए देखिए, ग्राफ भी देख लीजिए, देखना है आपको। पहले ग्राफ देख लीजिए, उसके बाद ही हल कर पाएंगे। ठीक है, पहले ग्राफ देखा आपने, ग्राफ को अच्छे से देखिए।
अब हल करिए। माना कि तार का जो विभव प्रवणता K तथा तार की कुल लंबाई L, ठीक है, तो परिपथ में लगा विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट, तार की पूर्ण लंबाई पर वितरित है, तो क्या हो जाएगा, KL बराबर 2, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा K इंटू L बराबर 2, क्या हो जाएगा। तो माना जो 4 ओम का विभवांतर भी है जो 1/2 लंबाई पर संतुलित है, ठीक है, माना कि 4 ओम का जो विभवांतर है 1/2 लंबाई पर संतुलित है, मतलब आधा, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा V बराबर, क्या हो जाएगा, V बराबर KL/2, ठीक, KL/2, तो हमारा हो जाएगा क्या यहाँ पर 1/2, L/2 अच्छे से लिख लीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/2 K इंटू L, ठीक, 1/2। अब हमारा यहाँ जो KL है कितना है, 2 हमने माना है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो V कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट, क्या आ जाएगा, V हमारा 1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक, और यही हमारा उत्तर है, यही पूछा था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। अब इतने इजी प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, अभी ऐसा प्रश्न हमने हल कराया था शायद, तो चलिए देखिए, कह रहा है कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहले ये लिखना है कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर काम करता है। अभी बताया हमने ना, व्हीटस्टोन सेतु P/Q बराबर R/S, ठीक। तो कह रहा है कि अज्ञात प्रतिरोध यक्स ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु का परिपथ आरेख निम्नवत है। सेतु संतुलन की अवस्था में यक्स का मान ज्ञात करिए। यक्स देख लीजिए कहाँ है, यहाँ, ठीक है। तो इसको व्हीटस्टोन सेतु जो है आप लोग संतुलन करिएगा, हम बता देते हैं कैसे होगा। जब इसको आप हल करेंगे तो हम बताया अभी जस्ट इसके पहले हमने बताया था कि P/Q बराबर कितना होना चाहिए, R/S, ठीक है। तो P हमारा यहाँ से 52 आ जाएगा और Q कितना आ जाएगा, 48, जब इसको हल करेंगे तो, ठीक है। और बराबर x/10/3 आ जाएगा हमारा जो यस है, ठीक है। और जब यहाँ से हम हल कर देंगे तो यक्स का जो मान हमारा निकल के आएगा वो 3.61, क्या आएगा, 3.61 ओम, ठीक है। चलिए ऐसे मज़ेदार प्रश्न मिल जाए बोर्ड एग्ज़ाम में तो मज़ा आ जाएगा। हाँ, सब सोच रहे होंगे मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा बोर्ड में की, ठीक है। तो हल करिएगा, जैसे पहले हमने बताया था व्हीटस्टोन करके, उसी प्रकार से करना है। मैंने पूरा तो नहीं किया उसको, केवल डायरेक्टली बता दिया, आप कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। बताइए कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो V बराबर क्या हो जाता है, रूट में 2eV/m, फार्मूला याद है। चलिए थोड़ा जल्दी लगवाते हैं, फास्ट, केवल तुरंत लगा दिया जाएगा। तो 2eV/m, ठीक है, पूरे रूट में रहते हैं। वैल्यू रख दो फटाक से। तो V की वैल्यू दिया है 500, E की वैल्यू तुमको पता ही है 2, ठीक है। 2 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -19 और V दे ही रखा है 500 और बटे m, द्रव्यमान कितना। सबसे पहले यहाँ द्रव्यमान निकाल लीजिए काइनेटिक एनर्जी से 12 mv² लगा के, ठीक है। जब 12 mv² लगाएंगे तो निकल जाएगा द्रव्यमान, और निकालने के बाद क्या आएगा 9 गुणे 10 के घाते -31। कभी कभी ऐसा देता है कि दे भी देता है, लिख देता है। इसको हल कर लीजिए। अब जब इसको आप सॉल्व करके कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा यहाँ V बराबर, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, हम नहीं कर रहे हैं, 1.33 गुणे 10 के घाते 7 मीटर प्रति सेकेंड आने वाला है, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आप, कर लीजिए। थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, ठीक है, या धीमा कर लीजिए, वीडियो धीमा कर लीजिए उसका स्पीड। देखिए अगला भी प्रश्न वही दिया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है। दिया गया परिपथ आरेख संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज प्रदर्शित करता है, आर के मान की गणना कीजिए, ठीक है। आर के मान की, अब देखिए इसमें परिपथ दिया है, परिपथ तो नहीं दिया हुआ है,
परिपथ बनाना पड़ेगा। चलिए हम परिपथ बना देते हैं, आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। हम केवल परिपथ बनाते हैं आज। चलिए हम परिपथ का निर्माण करते हैं। सबसे पहले चलिए हम परिपथ का निर्माण करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए भैया, एकदम बताइए, ठीक है। चलिए तो फिर ऐसे हम निर्माण करते हुए चले जाते हैं एकदम आराम से। कुंजी लगा दें, यहाँ जी मान लीजिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं, जगह थोड़ा कम है, ठीक है। अब आगे चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो है हम हल करते हैं। अब आगे यहाँ से मैंने इसको ऐसे, ये ग्राफ आपका कर दिया पूर्ण रूप से रेडी, ठीक है। पूर्ण रूप से कर दिया रेडी, ठीक है। पूर्ण रूप से कर दिया रेडी। चलिए पूर्ण रूप से अब हमने आपका जो है ग्राफ कर दिया है रेडी। अब आप हल कर लीजिएगा, व्हीट स्टोन लगा के कर लेंगे ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं करेंगे तो हम वापस करा देंगे इसको किसी दूसरे लेक्चर में। अब तो ये इलेक्ट्रिक पूरा ख़त्म हो गया है। एक पार्ट मैंने पहले कराया था, वो भी वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। और आज पूरा इलेक्ट्रिक ख़त्म कर दे रहे हैं। जो भी 2020 और 22 में प्रश्न आए थे सबको हमने इसी में ले लिया है, तो सबका सब हल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम प्रतिरोध भी बता दें, हल करने पे क्या आएगा। जब यहाँ से हम प्रतिरोध निकालेंगे आप, तो हम आंसर बता देते हैं कि 3.75 आएगा ओम, ठीक है। 3.75 ओम आएगा, यही लगाइएगा। पी क्यू बराबर आर एस, आराम से हो जाएगा फट से एकदम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है एकदम मस्त, किरचॉफ का नियम, मतलब हर बार आने वाला प्रश्न है, एक पढ़ के जाइएगा, आएगा श्योर। चाहे जैसे पूछे कि किरचॉफ का नियम, उसको पूछना है किसी टाइप से पूछना है उसको, ठीक है। चाहे इधर से घुमा के पूछे, चाहे उधर से घुमा के पूछे, इसको किरचॉफ का नियम पूछना ही पूछना रहता है। ऐसे किसी किसी ईयर में नहीं पूछा होगा, नहीं तो अक्सर ही पूछ देता है किरचॉफ का नियम, ठीक है। तो प्रश्न अच्छे से देख लीजिए आप, ये सारे प्रश्न हैं, अब एक ही आंसर से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम आराम से तैयार करिए इस क्वेश्चन को, और बिना प्रेशर का एकदम आराम से बोर्ड एग्ज़ाम देना है। बोर्ड में इससे हार्ड क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है जितना हमने कराया है इलेक्ट्रिक में। और जिसको दिक्कत है वो बस इसको लेक्चर देख के जाए। अगर ये प्रश्न आपको आ रहे हैं सारे, तो मान के चलिए कि आपका बोर्ड एग्जाम एकदम मस्त जाने वाला है। देखिए दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 20 सेमी लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। ये देखिए 2022 में पूछा है ना, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन 2022 में पूछ दिया, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं यार। छोड़ेगा, इजी इजी पूछेगा इस बार, है ना। अब इससे भी इजी पूछेगा 2023 में, परेशान ना होइए आप, बहुत इजी प्रश्न आपसे पूछने वाला है बोर्ड इस बार। चलिए हल करिए विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। इसको हल कर लिए, आपके होमवर्क में एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। काफ़ी लंबे समय से हम भी लगे हुए हैं आपके साथ, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करा रहे हैं, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कहिए तो उसका आंसर बता दें। इसके प्रतिशत जो वृद्धि आएगी, ठीक है, 56.25% आएगी। जो इसकी प्रतिशत वृद्धि आने वाली है, उत्तर 56.25% आएगा। इसका आंसर जो आएगा 56.25% आएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। जो हमने इसके पहले मेथड कराया था, A1 L2 L1 बराबर A2 L2, बस उसी प्रकार से इसको भी करना है। इस प्रॉपर्टी क्वेश्चन हमने पहले भी करा दिया है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक परिपथ में धारा E1 सेल के सिरों की वोल्टता। इसमें भी ग्राफ नहीं बनाया है। चलिए हम ग्राफ बना देते हैं आपके लिए। हम आपके लिए ग्राफ का निर्माण कर दे रहे हैं, ठीक है। ग्राफ बना दे रहे हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से सॉल्व करिएगा। हम ग्राफ बना दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए हम आपके लिए ग्राफ तो बना ही दिए हैं। चलिए ठीक है, ग्राफ तो हमने बना दिया आपके लिए। चलो भैया ग्राफ हमने कर दिया रेडी, ठीक। ग्राफ तो कर दिया है, रेडी कर दिया है। अभी कुछ इसमें अधूरा है, डाटा दे देते हैं, ठीक है। कुछ डाटा अधूरे हैं, अभी इसका कुछ मिलना अधूरा है भैया। अधूरे डाटा को भी हम करते हैं पूरा, ठीक है। अधूरे डाटा को करते हैं पूरा। चलिए अधूरा डाटा कर दिया है हमने पूरा। अब यहाँ पहला है E1। चलिए देखिए E1 लिखा है, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 4 वोल्ट, ठीक। ये है E2, ये क्या है E2 है, ये दे रखा है 8 वोल्ट, ठीक है। अब जो ये रेजिस्टेंस इसमें दे रखा है, ये देखो वोल्ट है भैया, यहाँ वोल्ट लगा है, हमने इधर लिखा है। रेजिस्टेंस नीचे लिखेंगे 0.5 ओम ये रेजिस्टेंस है, और ये जो R2 रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है, ये जो R2 रेजिस्टेंस है वो कितना है 1 ओम, ठीक। अब ये है 4.5 ओम, ये है 3 ओम, नीचे वाला है 6 ओम, ठीक। अब आप हल कर लीजिएगा, अभी हमने कराया भी है, ठीक है। इसको हल कर लीजिए, ग्राफ हमने दे दिया है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आज का ये आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। एक बार सारे लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है, तभी हम इसको लगवाएंगे। शेयर करिए, एक बार शेयर करिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। करिए शेयर, फटाक से एकदम शेयर करिए, फैला दीजिए सबके साथ। तो अब इलेक्ट्रिक से इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। जितना क्वेश्चन बनने वाला था सब हमने उठा लिया, 2020 से 22 से जहाँ से भी बनने वाला था मैंने इसमें लाके इंक्लूड कर दिया इस मॉडल पेपर में। केवल क्वेश्चन पढ़िए। दिया है कि विभव मापी की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है, सुग्राहिता का विभव प्रवणता से क्या संबंध है। एक विभव मापी के 5 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दिया गया है, क्या दिया है देख लीजिए। चलिए तो दिया है कि L बराबर 5, L बराबर क्या दे रखा है, L बराबर 5 दिया है। क्या दिया है, L बराबर 5 दे रखा है, 5M, L बराबर 5M दे रखा है। और V बराबर क्या दे रखा है, V बराबर 2 वोल्ट दे रखा है। क्या दिया है, V बराबर 2 वोल्ट। तो विभव प्रवणता का फार्मूला पता है, विभव प्रवणता का फार्मूला होता है K बराबर V बटे L। क्या होता है, K बराबर V बटे L। V कितना है 2, L कितना है 5, ठीक है। तो 2 बटे 5 वोल्ट पर मीटर, यही आंसर हो जाएगा। या तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.4 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था, इसका आंसर हमने कर दिया है। और एक बार हो सकता है तो आप चाहें तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं आप, हर ग्रुप में जो है शेयर कर सकते हैं, इच्छा हो आपकी तब, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम मैग्नेट के सारे प्रश्न जो है करेंगे, जो 2020 व 22 मतलब जब से एनसीईआरटी लागू हुआ है तब से लेकर अभी तक जितने प्रश्न आए हुए हैं चुंबक से, सारे प्रश्न को जो है एक ही लेक्चर में कवर कर देंगे, पूरे प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है, धन्यवाद।